फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर में अभी एंट्री होने वाली है उनके, जिनका अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो उन स्टूडेंट का जो सर्वेइंग फर्स्ट का सब्जेक्ट है, इसके हम फर्स्ट चैप्टर को आज देखने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सर्वेइंग फर्स्ट का और फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा एक लेक्चर कंप्लीट होगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इन तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसको बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, इसका जो भी आपका फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो सिलेबस के ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। फिर इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, तो वहाँ से आप पूरा कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। आप भी इसको पढ़ने के बाद जरूर बताएं कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको और बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर्विंग फर्स्ट में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी को ये हेल्प मिल सके, उनको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस वीडियो को इस जो सब्जेक्ट है इसमें अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में, जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके पहले भी अभी जो आपके आउट सेम के एग्जाम हुए उसमें फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने डाली हुई थी, सभी सब्जेक्ट को कवर किया था, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है बच्चों को। और आप देख भी सकते हैं वीडियो के कमेंट में जाके, या फिर एक वीडियो मैं उसमें भी बनाऊंगी कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और जो बोर्ड के पेपर आए थे उससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन मैच किया था। आप 40+ नंबर अगर अच्छे से तैयारी करते हैं और मेरी पूरी वीडियो आप अच्छे से देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो 40+ नंबर भी आप ला सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको इस वीडियो से आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा है फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो सर्वेइंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या यूज है, तो पूरा डिटेल हम देखेंगे, क्या क्या प्रोसेस है इनके। तो सबसे पहले अगर हम जनरली समझ लें तो किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, तो इसमें क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कोई भी करने से पहले, कोई बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई भी रोड बनाने से पहले, कुछ भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले सबसे पहले हमको सर्वेइंग करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है। और इस सर्वेइंग में होता क्या है कि उस जगह की हमको लोकेशन पता चलती है, उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है, सारी चीजें हमको सर्वेइंग में पता चलती है। तो इसलिए सबसे पहले हम सर्वे करते हैं, उसके बाद से ही कोई काम हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे मेन वर्क होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, सर्वेइंग। तो सर्वे करना आप सभी लोगों को आना चाहिए। तो देखिए सर्वेइंग का डिफिनेशन क्या है, सर्वेक्षण हम किसे बोलते हैं। तो भूगर्भ, भूतल तथा आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति, रैखिक, ऊर्ध्वाधर व कोणीय माप लेकर कोई उचित पैमाना मानकर ड्राइंग शीट पर दर्शाने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। तो जो आपका भूगर्भ होता है या फिर भूतल है या फिर आकाश है, इसमें स्थित जो विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम बिंदुएं होती हैं, उनके सापेक्ष जो स्थिति इनकी है, रैखिक स्थिति हो या फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति हो या फिर कोणीय माप लेकर कोई उचित पैमाना, स्केल मानकर हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पर दर्शाने की जो कला होती है, ड्राइंग शीट पर जो उस पॉइंट को हम दर्शाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर्वेक्षण यानी कि सर्वेइंग। तो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा सर्वेइंग का डिफिनेशन आपका क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है, संकल्पना क्या होती है सर्वेइंग की। सर्वेक्षण क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में समस्त मापें ली जाती हैं, यानी कि जो भी आपका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है यानी कि क्षैतिज जो तल होगा उसमें जो समस्त मापें ली जाती हैं, तो उसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। जबकि वर्टिकल प्लेन में माप लेने से हमें सर्वेक्षण क्षेत्र की ऊंचाई या गहराई का ज्ञान होता है, तब यह क्रिया तलेक्षण कहलाती है। तो आगे बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे सर्वेइंग के, कौन कौन से टाइप के सर्वे किए जाते हैं और भी क्या क्या इनके पार्ट्स हैं। तो अभी हम केवल देख रहे हैं सर्वेइंग के बारे में। तो जो आपका अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप समस्त मापें लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जिस भी क्षेत्र का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है, सर्वेक्षण करते समय जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में समस्त मेजरमेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्वेक्षण यानी कि
सर्वेइंग। लेकिन जब आप वर्टिकल प्लेन में यानी कि जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसमें अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो ऊर्ध्वाधर तल में जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उसमें क्या होता है, या तो गहराई या तो ऊंचाई पता चलती है किसी भी चीज़ की। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम लेवलिंग बोलते हैं, इसको हम सर्वेइंग नहीं बोलते, सर्वेक्षण नहीं बोलते, इसको हम लेवलिंग बोलते हैं, यानी कि तलेक्षण बोलते हैं, जिसमें आपको ऊर्ध्वाधर भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। में क्या डिफरेंस है और इसका क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे क्या होता है, उद्देश्य क्या है सर्वे का, क्यों करते हैं हम इसको। तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण क्षेत्र का ऐसा मानचित्र बनाना है जो संबंधित क्षेत्र के समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को सत्य एवं सही से ही दर्शा सके। जो सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सर्वेक्षण क्षेत्र जो भी एरिया है उसका ऐसा मानचित्र बनाना होता है जो उससे रिलेटेड क्षेत्र है, संबंधित क्षेत्र है, उसके समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को सत्य व सही से ही दर्शा सके। तो यही ऑब्जेक्ट होता है, यही उद्देश्य होता है एक सर्वे का। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षण के मुख्य खंड। सर्वेक्षण के मेन डिवीजन कौन कौन से होते हैं। तो सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम कई तरह से कर सकते हैं, कुछ मुख्य वर्गीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट देख सकते हैं आप भू वक्रता के आधार पर, तो कुछ बेसिस है, इस बेसिस के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इस बेसिस पर उनका वर्गीकरण किया गया सर्वेक्षण के मुख्य खंड। तो पहला हमारा है भू वक्रता के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि जो आपका भू वक्रता है उसके आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, उनके मुख्य खंड देख रहे हैं। तो पृथ्वी के पोलर एक्सिस की लंबाई, जो इनकी पोलर एक्सिस की लंबाई होती है 1217.18 किलोमीटर, तथा विषुवत अक्ष की लंबाई 1256.75 किलोमीटर है। पृथ्वी के गोल होने के कारण सर्वेक्षण तथा तलेक्षण में कुछ समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो इनकी पोलर एक्सिस की लंबाई और यहाँ पर देख सकते हैं विषुवत अक्ष की लंबाई दोनों दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक लाइन का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये लंबाई आप याद रखेंगे। और इसके कारण सर्वेक्षण तथा तलेक्षण में कुछ समस्याएं आती है, किसके कारण, पृथ्वी के गोल होने के कारण। तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम सर्वेक्षण को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसकी वजह से जो आपका तलेक्षण में कुछ समस्याएं आती हैं। तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारा है समतल या साधारण सर्वेक्षण, जिसको हम प्लेन सर्वे के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा है भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, जिसको हम जियोडेटिक सर्वे के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप याद रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समतल या साधारण सर्वेक्षण क्या होता है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण हमारा क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला हमारा है पॉइंट है समतल या साधारण सर्वेक्षण। तो समतल सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह की वक्रता को समतल मान लिया जाता है, जो इनका वक्रता होता है उसको हम समतल मान लेते हैं। छोटे भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए समतल सर्वेक्षण पर्याप्त समझा जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अधिकतर समतल सर्वेक्षण अपनाया जाता है। तो जो प्लेन सर्वेक्षण होता है ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं, जो भी पृथ्वी की वक्रता होती है इसमें हम उसको समतल मान लेते हैं, यानी कि कितनी वक्रता होगी तो हम उसको समतल मान सकते हैं, कितनी होगी तो नहीं मान सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, तो आगे अभी हम देखेंगे। और इसमें क्या करते हैं, जो छोटा क्षेत्र होता है, छोटे भूखंडों के लिए जनरली हम ये सर्वेक्षण करते हैं, समतल सर्वेक्षण या साधारण सर्वेक्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। तो जो आपका जियोडेटिक सर्वे ये क्या होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। तो इसमें जो एक लाइन है आप जरूर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह सर्वेक्षण 260 वर्ग किलोमीटर से बड़े सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जब आपका जो भी क्षेत्र है, सर्वेक्षण क्षेत्र है, तो 260 वर्ग किलोमीटर से कम है, छोटा है, तो हम उसको समतल सर्वेक्षण में ले लेते हैं, समतल सर्वेक्षण मानते हैं। अगर यह सर्वेक्षण 260 वर्ग किलोमीटर से बड़े सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए किया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। तो भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कब करेंगे, जब आपका क्षेत्र होगा 260 वर्ग किलोमीटर से बड़ा। तो ये आपका 260 जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइन का ये क्वेश्चन। सर्वेक्षण करते समय यदि भू वक्रता का प्रभाव माना जाता है तो उसे हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। इसमें क्या करते हैं समतल में, कि उसमें हम जो भी आपका वक्रता होता है उसको हम इसको हम समतल मान लेते हैं। और कब मानते हैं, जब 260 वर्ग किलोमीटर से कम होता है जो इनका क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें जो इनकी वक्रता होती है 260 वर्ग किलोमीटर से कम होगा, और 260 वर्ग किलोमीटर से अगर बड़ा सर्वेक्षण क्षेत्र है तो उसके लिए हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते समय यदि भू वक्रता का प्रभाव माना जाता है तभी हम इसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। और जिसमें नहीं माना जाता है, जिसमें हम समतल मान लेते हैं, तो उसको हम समतल सर्वेक्षण बोलते हैं। जियोडेटिक सर्वे को त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में भूपृष्ठ की वक्रता को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार का सर्वेक्षण बड़े क्षेत्रों तथा अति परिशुद्धता वाले क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं।
यह सर्वेक्षण केवल सरकारी विभाग द्वारा कराया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट जो भी वर्क होते हैं उसके लिए भूपृष्ठीय सर्वेक्षण हम करते हैं। सरकारी विभाग के द्वारा ज़्यादातर ये सर्वेक्षण कराया जाता है। छोटे छोटे भूखंडों के लिए, छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए ये सर्वेक्षण नहीं होता, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण वहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले भी आपको बता दिया गया, जब क्षेत्र आपका सर्वेक्षण क्षेत्र 260 वर्ग किलोमीटर से बड़ा होगा तभी हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण, भू जो वक्रता होती है, पृथ्वी की वक्रता होती है, तो उसको हम ध्यान में रखते हैं और इसी को हम जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण और समतल सर्वेक्षण में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर। जो दूसरा इनका वर्गीकरण है सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर है। तो सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर हम सर्वे को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर हम 3 भागों में इसको बांट रहे हैं। फर्स्ट हमारा है थल सर्वेक्षण, लैंड सर्वे। सेकंड हमारा जल सर्वेक्षण, मैराइन और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। और थर्ड हमारा खगोलीय सर्वेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और इसको हम हवाई सर्वेक्षण भी बोलते हैं, एरियल सर्वे भी बोलते हैं खगोलीय सर्वेक्षण को। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण इनका है सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर, थल सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण और खगोलीय सर्वेक्षण। अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हमारा है थल सर्वेक्षण। तो थल सर्वेक्षण क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। भूमि पर स्थित विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम बिंदुओं को नक्शे द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि भूमि पर जो पॉइंट आपके स्थित होते हैं, प्राकृतिक कृत्रिम जो पॉइंट होते हैं, उसको नक्शे के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जो सर्वेक्षण करते हैं उसी को हम स्थल आकृति सर्वेक्षण यानी कि थल सर्वेक्षण कहते हैं। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत निम्न सर्वेक्षण आते हैं। तो यही हमारा थल सर्वेक्षण होता है, जो भूमि पर पॉइंट होता है उसको नक्शे पर प्रदर्शित करने के लिए जो सर्वेक्षण हम करेंगे वही हमारा थल सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, इसके अंतर्गत निम्न सर्वेक्षण आते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है स्थल, जो आपका थल सर्वेक्षण है उसके अंतर्गत स्थल आकृति सर्वेक्षण, जिसको हम टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में लक्षणों की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति को लीनियर तथा एंगुलर माप द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो भी इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है इसको हम लीनियर या एंगुलर माप के द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी कि रैखिक माप लेकर या फिर कोणीय माप लेकर इसको हम ज्ञात करते हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदु जैसे पहाड़, झील, नदी, नाला, जंगल, सड़क, रेल लाइन, नहर व आबादी की स्थिति व आकृति निर्धारित करना है। तो यही हमारा कहलाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है हमारा थल सर्वेक्षण का, वो है हमारा भूकर सर्वेक्षण यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे। तो ये हमारा क्या होता है, यह सर्वेक्षण भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने तथा संपत्ति रेखा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नगर पालिका प्रांतों व राज्यों की सीमाएं भी इसी सर्वेक्षण से निर्धारित की जाती है, यानी कि जो भी सर्वेक्षण की भूमि होती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और जो संपत्ति रेखा का निर्धारण होता है ये करने के लिए हम भूकर सर्वेक्षण यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। और इसी से हम क्या करते हैं, राज्यों की सीमाएं, नगर पालिका प्रांतों, इन सभी को इसी सर्वेक्षण से निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है भूकर सर्वेक्षण। जो दूसरा पार्ट था हमारा थल सर्वेक्षण का। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है नगर सर्वेक्षण है थल सर्वेक्षण का, जिसको हम सिटी सर्वे बोलते हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण नगर की सीमा के अंदर से गंदा व बरसाती पानी की निकासी करने, जल आपूर्ति, सीवर लाइन, पाइपलाइन की लेइंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी पाइपलाइन आप बिछाते हैं नगर के अंदर और जो भी बरसाती जल होता है, बरसाती पानी होती है या फिर जो भी वेस्ट वाटर होता है, उसको वेस्ट वाटर को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए, उसकी ड्रेनेज के लिए जो व्यवस्था की जाती है, तो ये सारी व्यवस्थाएं किस सर्वे के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से अगर कोई सर्वेक्षण कार्य करते हैं इन सभी वर्ग के लिए तो उसको हम नगर सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, ये भी आपका थल सर्वेक्षण का ही पार्ट है। तो ये इंजीनियरिंग सर्वेक्षण क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थल सर्वेक्षण को और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिटी सर्वे क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या परियोजना को बनाने के लिए भूमि की जो टोपोग्राफी जानने तथा डिजाइन से संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जो भी आपका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट होता है, परियोजनाएं होती हैं, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए, इनका डिजाइन से संबंधित जो भी आंकड़ों की जरूरत होती है उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण बोलते हैं, इसी को हम इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। तो ये सभी थे हमारे थल सर्वेक्षण के पार्ट्स। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा सर्वेक्षण है, इनके यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा है समुद्री जल सर्वेक्षण, जिसको हम हाइड्रोग्राफिक्स या आर मैराइन सर्वे के नाम से जानते हैं। तो यह सर्वेक्षण समुद्र या जल में उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था। नाम से स्पष्ट जल सर्वेक्षण, तो समुद्र में या जल में जो उनसे संबंधित जानकारियां होती है उसको प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए हम समुद्री सर्वेक्षण या जल सर्वेक्षण करते हैं।
इसके अतिरिक्त पानी की गहराई व विस्तार नापने, किसी स्थान पर पानी की उपलब्धता ज्ञात करना, समुद्र में ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव को ज्ञात करना, इनका जो आपका समुद्री तल होता है इनको स्थापित करना, जो माध्य समुद्री तल होता है मीन सी लेवल, और बंदरगाहों आदि के निर्माण कार्यों के लिए ये किया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं समुद्री या जल सर्वेक्षण। नेक्स्ट हमारा है खगोलीय सर्वेक्षण, तीसरा जो पार्ट था। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की मूल स्थिति जो उनकी एब्सोल्यूट पोजीशन होती है उसको निर्धारित की जाती है खगोलीय सर्वेक्षण के अंतर्गत। इसको हम हवाई सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके 3 पार्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज इनके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो पहला हमारा है इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे जब भी आपका फाइनल हो जाएगा, तो अगर अभी आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो यही सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में केवल रिवाइज करना होगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो ध्यान से पढ़ें। तो देख सकते हैं आप इंजीनियरिंग सर्वेक्षण क्या होता है। किसी भी निर्माण योजना जैसे सड़क, नहर, बांध, सुरंग, पुल आदि के अवकल्पन के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसको हम इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। कोई भी निर्माण परियोजना होती है उसके किसी भी आंकड़ों की जानकारी लेना हो तो उस प्रकार उसके लिए जो सर्वे करते हैं वही हम बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट हमारा है फौजी सर्वेक्षण, जिसको मिलिट्री सर्वे के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का सर्वेक्षण सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों, बिंदुओं, मार्गों, दर्रों, पुलों इत्यादि की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया था। जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके लिए जो सर्वेक्षण किया था उसको मिलिट्री सर्वे यानी कि फौजी सर्वेक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सर्वेक्षण है वो हमारा है पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भूमि के अंदर दबी पुरानी वस्तुओं, चिन्हों तथा पुरातत्व महत्व के अवशेषों को खोजने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण किया जाता है। जो भी पुरानी वस्तुएं होती है भूमि के अंदर दबी होती है, इन सभी को ढूंढने के लिए जो सर्वेक्षण हम करते हैं तो उसको हम पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है खनन सर्वेक्षण, जिसको हम माइन सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का सर्वेक्षण भूमि के अंदर स्थित खनिज पदार्थों के भंडार आदि का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। भूमि के अंदर जो भी खनिज वगैरह होते हैं उनको पता लगाने के लिए हम खनन सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसको हम जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत भूमि की सतह के नीचे स्थित चट्टानों तथा अन्य पदार्थों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो भी भूमि के अंदर होती है, भूमि की सतह के नीचे जो चट्टानें स्थित होती है और अन्य पदार्थ होते हैं उनको उपस्थिति ज्ञात करने के लिए हम भूगर्भ सर्वेक्षण करते हैं, जिसको हम जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जल विज्ञान सर्वेक्षण, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता का पता लगाया जाता है। तो ये सभी छोटे छोटे टर्म हैं आपके सर्वेक्षण के। नेक्स्ट हमारा उपकरण के आधार पर, तो जो सबसे मेन आपका आता है जो सर्वेक्षण के पार्ट्स आते हैं तो आपके उपकरण के आधार पर हैं, और आगे भी जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे इसी पर आधारित होंगे वो चैप्टर्स भी। तो अभी से जो आप देखने जा रहे हैं उपकरण के आधार पर जो सर्वेक्षण का वर्गीकरण है, इसका बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। तो चलिए अब देख लेते हैं उपकरण के आधार पर जो सर्वेक्षण के पार्ट्स है कौन कौन से हैं और कब आपको कौन से पार्ट्स को पढ़ना है। तो और इस जो आपका सर्वेइंग फर्स्ट है, जैसे कि सर्वेइंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो सर्वेइंग फर्स्ट आप सेकंड ईयर में जो 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, और सर्वेइंग सेकंड को आप 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। जैसे अगला सेमेस्टर जो आपका आएगा, इवन जो आपका ऑड सेम होगा 3rd ईयर का, उसी में आपको मिल जाएगा। 4th के बाद 5th में भी आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो अभी हम देख लेंगे कि ये जो सर्वेइंग फर्स्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो उपकरण के आधार पर देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, सर्वेक्षण करते समय उपकरण के आधार का मतलब क्या है कि जब भी हम सर्वेक्षण करते हैं किसी भी वर्क के लिए, कैसा भी वर्क हो, तो उसमें जिस भी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो सर्वेक्षण कार्य करने के लिए, तो उसी के आधार पर उसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उनका वर्गीकरण कर लिया गया है। तो सर्वेक्षण करते समय जिस मुख्य उपकरण का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर सर्वेक्षण को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इंजीनियरिंग महत्ता से यह वर्गीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण, इसके पहले जितने भी वर्गीकरण पढ़े वो भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से भी। छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं, लेकिन अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 4th पार्ट है, जो 4th नंबर आपको दिख रहा है उपकरण के आधार पर। तो चलिए हम देख लेते हैं जो सर्वेक्षण करते समय जो भी उपकरण हम यूज करते हैं, कौन कौन से उपकरण यूज करते हैं और उनके आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण है आपके सर्वेक्षण का। तो सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं जरीब सर्वेक्षण, जिसको हम चेन सर्वे के नाम से जानते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और
कौन कौन से पार्ट्स को हम इस सर्विंग फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पार्ट को हम सर्विंग सेकंड में पढ़ने वाले हैं, तो ये भी हम जानेंगे आगे। दूसरा हमारा जो सर्वेक्षण है दिक्सूचक सर्वेक्षण, जिसको हम कंपास सर्वे के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा है पटल सर्वेक्षण, जिसको हम प्लेन टेबल सर्वे के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है थियोडलाइट सर्वेक्षण, जिसको हम थियोडलाइट सर्वे के नाम से जानते हैं। और फिर हमारा है टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण, जिसको हम टैकोमेट्रिक सर्वे के नाम से जानते हैं। फोटो सर्वेक्षण, जिसको हम फोटोग्राफिक सर्वे के नाम से जानते हैं। त्रिकोणीय सर्वेक्षण, ट्रायंगुलेशन सर्वे, और तलक्षण, जिसको हम लेवलिंग बोलते हैं। तो अभी हमारा हो गया, ये 8 टाइप्स आपको दिख गए। इनके उपकरण के आधार पर, जो जो उपकरण हम यूज करते हैं सर्वेक्षण के दौरान, तो उन्हीं के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो अभी हम देखेंगे इसमें से मेन कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो भी आपके सर्वेक्षण है उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, और सर्विंग फर्स्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जो फर्स्ट आपको दिख रहा है जरीब सर्वेक्षण, चेन सर्वे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सर्विंग फर्स्ट का ही पार्ट्स है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो चैप्टर हमारा चेन सर्वे का ही होगा। चेन सर्वे का डिटेल पढ़ेंगे, और थोड़ा लेंदी ये चैप्टर है, बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि सर्विंग फर्स्ट का ये चैप्टर्स है। उसके बाद जो आपका दिक्सूचक सर्वेक्षण, कंपास सर्वे आप देख रहे हैं, तो ये भी हमारा सर्विंग फर्स्ट का ही पार्ट्स है, सर्विंग फर्स्ट के चैप्टर्स हैं। तो दूसरा जो चैप्टर हमारा चेन सर्वे होगा, तीसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा कंपास सर्वे का। ये आपका इसी में पढ़ना सर्विंग फर्स्ट में। फिर हमारा है पटल सर्वेक्षण, जिसको हम प्लेन टेबल सर्वे के नाम से जानते हैं। तो ये भी चैप्टर्स आपको इसी सर्विंग फर्स्ट में ही पढ़ना है। आगे के जो चैप्टर्स है उसी में आपको मिल जाएगा पटल सर्वेक्षण, जिसको हम प्लेन टेबल सर्वे के नाम से जानते हैं। एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो प्लेन टेबल सर्वे है, पहले थर्ड ईयर के स्टूडेंट यानी कि सर्विंग सेकंड में इसको पढ़ा जाता था, फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था ये सर्विंग सेकंड का। लेकिन अभी जो आपके सीनियर हैं जो पढ़े हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया गया है, और इसी एक सेमेस्टर से, जो पिछला सेमेस्टर आपका है, उसी एक सेमेस्टर यानी कि 1 साल से आपका ये जो पटल सर्वेक्षण है, प्लेन टेबल सर्वे है, ये आपका सर्विंग फर्स्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये अभी आपको सर्विंग फर्स्ट में ही पढ़ना है, सेकंड में इसको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो थियोडलाइट सर्वेक्षण है, आप देख रहे हैं यहाँ पर थियोडलाइट सर्वे, इसको थियोडलाइट सर्वे के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका सर्विंग फर्स्ट का पार्ट नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपको उपकरण के आधार पर कौन कौन से सर्वेक्षण है, पूरा आपको बताना पड़ेगा। लेकिन डिटेल में ये थियोडलाइट जो सर्वेक्षण है आप सर्विंग सेकंड में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में। फिर हमारा टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण, तो इसको भी आप थर्ड ईयर में ही पढ़ेंगे, सर्विंग सेकंड में। फोटो सर्वेक्षण ये छोटा सा पार्ट होता है, उसको उसी के अंदर देख लेते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। लेकिन ये जो आपके 4-5 जो आपको बताए गए, ये सभी एक चैप्टर्स हैं, और चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। त्रिकोणीय सर्वेक्षण, ये भी आपका कोई चैप्टर नहीं है, इसको आपको डिफिनीशन के तौर पर आप पढ़ लेंगे सर्वेक्षण में। और फिर हमारा जो लेबलिंग है, तलक्षण है, ये आप सर्विंग फर्स्ट में ही पढ़ेंगे, जो अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो सर्विंग फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपका हो गया। दूसरा आप शरीर सर्वेक्षण पढ़ेंगे, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, 3 सर्वे ये हो गया, और एक आप पढ़ेंगे तलक्षण यानी कि लेबलिंग। तो 4 सर्वे आपका हो गया, 4 चैप्टर हो गए, और एक आपका हो गया इंट्रोडक्शन। तो यही सब चैप्टर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, और सिलेबस में भी आपको डिटेल बताया गया। तो ये हो गए सभी आपके सर्वेक्षण उपकरण के आधार पर, जो भी उपकरण यूज होते हैं। तो पहले ही हमने बताया कि जो सर्वेइंग का सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी रटने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझने वाली चीजें हैं सारी। अगर आप समझते हैं तो बहुत ही आसान होगा, लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जो सर्वेक्षण इतने भी जो भी 7-8 नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये सभी आप जो भी उपकरण यूज करते हैं सर्वेक्षण में, उन्हीं के आधार पर है। ठीक है, तो अगर आप सर्वेइंग करते हैं फील्ड में जाके, आपके कॉलेज में जो भी सर्वेइंग कराया जाता है, अगर करते हैं तो कोई भी नाम इसमें से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे सर्वेक्षण करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके आधार पर आपको सारी चीजें याद रहती हैं, इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत, और ये बार बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, बिल्कुल फिक्स है ये। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत होते कौन से हैं? 2 सिद्धांत इनके हैं, इन्हीं दोनों को देखना है, और हमेशा के लिए इसको रट लेना है, चाहे अभी आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत निम्न 2 हैं, जो कार्य की प्रस्तुतता पर निर्भर करते हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सर्वेइंग के जो पार्ट्स होते हैं, सर्वेइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर रहता है। पहला हमारा जो सिद्धांत है, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। केवल इसी एक लाइन को आपको रट लेना है अभी से।
तो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। आप वीडियो के एंड में आप जरूर बताएंगे कि सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत में से फर्स्ट सिद्धांत कौन सा था, और हमें कमेंट बॉक्स में टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट जरूर दिखना चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप ये एक लाइन लिख कर जरूर भेजेंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए। लास्ट में आप जरूर इसको बताएंगे कि कौन सा सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत में पहला कौन सा था। तो टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट यानी कि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, इसका मतलब क्या है कि पूरे से आधे की तरफ हम कार्य करते चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी त्रुटियां होती हैं धीरे धीरे वो पूरे से आधे की तरफ जब चलते हैं, कम की तरफ, अंश की तरफ चलते हैं, तो धीरे धीरे कम हो जाती है, बिल्कुल भी वहां पर करेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हम पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत हमारा क्या होता है, नए बिंदुओं की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। तो ये दो सिद्धांत है, नए बिंदुओं की जो स्थिति होती है कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना, और इसको हम बोलते हैं टू लोकेट न्यू पॉइंट बाय टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। नेक्स्ट हमारा है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पूर्ण से अंश की ओर कार्य करने का मतलब क्या है, ये सिद्धांत का क्या मतलब है। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण रूप से शुरू किया जाता है और इसको अंश की ओर बढ़ाया जाता है। इसमें संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटी छोटी आकृतियों में बांट लेते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार सर्वेक्षण कार्य में त्रुटि संचयन यानी कि एरर एक्युमुलेशन नहीं होता। यदि किसी बिंदु के विस्थापन में कोई त्रुटि हो गई हो तो वह त्रुटि इस बिंदु तक ही सीमित रहती है तथा इसका प्रभाव अन्य मुख्य स्टेशनों पर या तो पड़ता ही नहीं या फिर बहुत कम पड़ता है। तो इसमें जो त्रुटियां होती हैं पूर्ण से अंश की जब हम कार्य करते हैं तो त्रुटियां वहीं समाप्त हो जाती है, वहीं तक रहती है, आगे नहीं जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं होता है आपका। तो ये आपका होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट हमारा है, नए बिंदुओं की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना, टू लोकेट न्यू पॉइंट बाय टू रेफरेंस पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु की सापेक्ष स्थिति किन्हीं दो संदर्भ बिंदुओं से प्रेक्षण लेकर निर्धारित की जाती है। जो दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं उससे प्रेक्षण लेकर हम किसी नए बिंदु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा होता है टू लोकेट न्यू पॉइंट बाय टू रेफरेंस पॉइंट्स। तो ये हमारे हो गए दो सिद्धांत, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षक के कार्य, वर्क ऑफ ए सर्वेयर। एक सर्वेक्षक का क्या क्या कार्य होता है। अभी हम सर्वेक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, सर्वेइंग क्या होता है। अभी हम सर्वेक्षक के बारे में, सर्वेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो बंदा, यानी कि कोई भी पर्सन है अगर सर्वे कर रहा है तो उस प्रोसेस को तो हम सर्वेक्षण बोलेंगे, सर्वेइंग बोलेंगे, लेकिन जो ये सर्वे का काम कर रहा है उसको हम सर्वेयर बोलते हैं, यानी कि सर्वेक्षक बोलते हैं। जो पर्सन सर्वे कर रहा है उसको हम सर्वेक्षक बोलते हैं। तो एक सर्वेक्षक के समस्त कार्यों को निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक सर्वेक्षक के जो कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। तो पहला हमारा है क्षेत्रीय कार्य यानी कि फील्ड वर्क, दूसरा हमारा कार्यालय संबंधी कार्य यानी कि ऑफिशियल वर्क, और तीसरा हमारा है उपकरणों का रख रखाव एवं समायोजन। तो मेनली तीन वर्क होते हैं। वर्क तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, इसी के अंदर सारी चीजों को हम यहाँ पर कंबाइन कर लिए। तो पहला हमारा क्षेत्रीय कार्य हो गया जो फील्ड में वर्क करते हैं, दूसरा हमारा कार्यालय संबंधी कार्य हो गया जो ऑफिस में हम वर्क करते हैं, और तीसरा हमारा है उपकरणों का रख रखाव एवं समायोजन। तो यहाँ पर आपका मतलब क्या है, क्षेत्रीय कार्य, कार्यालय संबंधी कार्य और उपकरणों का रख रखाव से। तो क्षेत्रीय कार्य में क्या होता है, जो भी सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे आप फील्ड में ही करने जाएंगे, ऑफिस में तो करेंगे नहीं सर्वे। तो किसी भी क्षेत्र का सर्वे करना तो फील्ड में जाके आपको करना पड़ेगा। तो वहां से सर्वे करके वहां से डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ देखिए, सारे जितने भी सर्वेक्षण अभी आपको बताए गए उपकरण के आधार पर, तो उसमें से सभी सर्वेक्षण में आपको डाटा कलेक्ट करना होता है और ऑफिस में लाके अपना जो भी वर्क होता है उसको करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, कोई भी सीट तैयार करनी होती है। लेकिन केवल एक प्लेन टेबल सर्वे ऐसा सर्वेक्षण है जिसमें आप फील्ड के साथ साथ जो भी आपके फील्ड वर्क है उसके साथ साथ ऑफिशियल वर्क भी आप फील्ड में ही कर लेते हैं। ऑफिस में कोई भी कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आपका केवल होता है प्लेन टेबल सर्वे में। जब प्लेन टेबल सर्वे आपको पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला। अगर आप मेरे वीडियो को, जो सर्वेइंग के जितने वीडियोज हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियोज है, अगर आप कंप्लीट देखते हैं उसको टाइम टू टाइम और अच्छे से देख रहे हैं, बिना स्किप किए देख रहे हैं, तो आपको दोबारा कोई बुक, कोई भी आपको कॉपी, कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। कार्यालय संबंधी कार्य हो गया, उपकरणों का रख रखाव। तो ये जो ऑफिस में आप कार्य करते हैं तो ये ऑफिशियल वर्क हो जाता है। फिर हमारा उपकरणों का जो रख रखाव होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं सर्वेइंग के दौरान, तो उसका भी रख रखाव ये सर्वेयर का ही काम होता है, एक सर्वेक्षक का ही काम होता है। तो ये भी वर्क एक सर्वेयर ही करता है। नेक्स्ट हमारा है माप तथा माप इकाइयाँ। तो जो मेजरमेंट्स है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं माप और माप इकाइयाँ क्या होती हैं।
सर्वेक्षण करते समय सर्वेक्षण क्षेत्र में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए सामान्यतः रैखिक तथा ऊर्ध्वाधर माप क्षैतिज तल अथवा ऊर्ध्वाधर तल में ली जाती है। इसमें क्या होता है, मेजरमेंट्स में कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब भी हम सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण करते समय सर्वेक्षण क्षेत्र में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो रैखिक माप लेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर माप लेंगे। और ये माप हम किस में लेंगे, किस प्लेन में लेंगे, या तो क्षैतिज तल में या फिर ऊर्ध्वाधर तल में हम लेते हैं। इसी प्रकार जो कोणीय मापन होती है, जो एंगुलर मेजरमेंट होती है, वो हम क्या करते हैं, वो भी हम क्षैतिज तल में करते हैं। तो कोण क्षैतिज कोण कहलाता है। और जब हम एंगुलर जो कोणीय माप होंगे ऊर्ध्वाधर तल में लेंगे, ऊर्ध्वाधर तल में हम कोणीय माप लेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर कोण। ठीक है, जो कोण होगा वो आपका ऊर्ध्वाधर कोण कहलाता है। माप निम्नानुसार दो प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ से इन सारी चीजों को क्लियर करना है कि जो मेजरमेंट होता है, एक तो आपका लीनियर होता है और एक आपका एंगुलर होता है, तो रैखिक और कोणीय माप। ठीक है, और ये किस में लेते हैं, एक तो हम क्षैतिज में यानी कि हॉरिजॉन्टल में और एक हम वर्टिकल में। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट्स आपके आ जाएंगे। लीनियर में यानी कि रैखिक माप ले रहे हैं, तो अगर हॉरिजॉन्टल में हम लेंगे तो इसको हम क्षैतिज जो भी आपके मेजरमेंट होंगे वो कहलाएंगे। ऊर्ध्वाधर में लेंगे तो इसको ऊर्ध्वाधर माप बोलते हैं। और एंगुलर में भी आपके दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल का, एक वर्टिकल का। तो जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल में एंगल को मेजर करें तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे, यानी कि जो भी आपके क्षैतिज कोण कहलाएंगे। और वर्टिकल में अगर एंगल को मेजर करें तो आपके वर्टिकल एंगल कहलाएंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर कोण कहलाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर है कि मेजरमेंट हम दो तरीके से करते हैं, एक लीनियर, एंगुलर, और दो केस में हम ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, माप निम्नानुसार दो प्रकार की होती है। मेनली जो माप होती है, मेजरमेंट होती है, दो प्रकार की होती है, जो अभी आपको बताया गया, रैखिक माप और कोणीय माप। तो लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट हम कब करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट का कहाँ यूज करते हैं, तो आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो दूरी नापने की जो विधियां होती है, मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। तो यहाँ से आपको मेजरमेंट्स के दो टाइप्स पता चल गए होंगे, लीनियर क्या होता है और एंगुलर क्या हो जाता है। ठीक है, रैखिक माप और कोणीय माप होते हैं। अभी हम देखेंगे दूरी नापने की विधियां। जो मेजरमेंट हम करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसकी मापने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो दूरी मापने की विधियां निम्न है। पहला हमारा प्रत्यक्ष या सीधी विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है और अप्रत्यक्ष विधि हमारी क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पहले हमारी प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इस विधि में भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी जरीब या फीते या अन्य किसी उपकरण से प्रत्यक्ष रूप से नापी जाती है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आप जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। ऐसे कोई बाधा बीच में नहीं है जिससे आप मान लीजिए ऐसे कोई बाधा नहीं आती है जिससे आप मेजर करने में कोई दिक्कत हो। कोई भी बाधा नहीं आती है, आसानी से आप एक टेप यहाँ पर फैलाकर या फिर चेन फैलाकर आप इनके बीच की दूरी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्ट मेथड कहलाता है तथा यह विधि सामान्य सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती है। तो जो डायरेक्ट मेथड होते हैं आपके, इसमें निम्न मेथड आते हैं। पहला हमारा कदम गिनकर, दूसरा हमारा है कदम मापी के द्वारा, पैडोमीटर के द्वारा, चक्कर मापी द्वारा, चाल मापी द्वारा और जरीब व फीते द्वारा। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डायरेक्ट जो मेथड होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं और इसके बारे में आपकी टिप्पणी वगैरह में पूछ ली जाते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे। पहला हमारा कदम गिनकर, ये सभी डायरेक्ट मेथड के पार्ट्स हैं। तो कदम गिनकर हम कैसे ज्ञात करेंगे दूरी, तो इस विधि के अनुसार जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी होती है, सर्वेक्षक उन बिंदुओं के मध्य चलकर अपने कदम गिनता। सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर, जो पर्सन सर्वे कर रहा है वो क्या करेगा, जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है उन दोनों बिंदुओं के बीच वो क्या करता है, चलकर और अपने कदम गिनकर इनके बीच की दूरी ज्ञात करता है। दूरी मापनी होती है, सर्वेक्षक उन बिंदुओं के मध्य चलकर अपने कदम गिनता है, फिर कदम की औसत लंबाई से कदमों की संख्या से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। यानी कि जो कदम होगी, जैसे मान लीजिए एक कदम आपका इतना लंबा है, ठीक है, तो कदम की जो लंबाई होगी और कदमों की जो संख्या होगी, कदम की जो लंबाई है, फिर कदम की औसत लंबाई से जो उनकी औसत लंबाई होगी और कदमों की जितनी संख्या होगी उनसे क्या करेगा, गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को ज्ञात कर लेता है। तो इस प्रकार से एक सर्वेक्षक दो बिंदुओं के मध्य चलकर और अपने कदम को गिनकर इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेता है। नेक्स्ट हमारा कदम मापी के द्वारा। कदम मापी के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो पैसोमीटर, जब इसको कदम मापी को हम बोलते हैं पैसोमीटर, तो कदम मापी जेब की घड़ी की तरह उससे मिलता जुलता यंत्र होता है। एक यंत्र होता है, उपकरण होता है। सर्वेक्षक अपनी टांगे में इस यंत्र को बांध लेता है और दोनों बिंदुओं ए तथा बी के मध्य चलता है। यहाँ पर आपका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें, तो यदि आप कभी भी, ठीक है,
यूपी पुलिस के या फिर किसी भी यूपी पुलिस की बात करें, पुलिस का अगर कोई भी वैकेंसी आप देखे होंगे और उसमें आप फिजिकल दिए होंगे, रनिंग करने गए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं जो रनिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पैरों में क्या होता है कि एक ऐसे ही पैसोमीटर की तरह आप मान सकते हैं उनके पैरों में बांध दिया जाता है। और जैसे ही आप रनिंग वो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर उनको एक बार पैर रखना जरूरी होता है और यहाँ से ये कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी स्टार्ट करता है चलना, यहाँ से रनिंग करना, तो फिर जब यहाँ घूम कर आएगा तो इनके कदम जो गिन लिए जाते हैं और इनकी टाइमिंग भी नोट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए 6 राउंड 7 राउंड आपको जो भी लगाना है, तो ये आपका ऐसे ही ज्ञात हो जाता है, आपको बिल्कुल कदम गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये ज्ञात हो जाता है उस यंत्र के माध्यम से। तो वही है आपका, अगर आप यूपी पुलिस की रनिंग कभी किए होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा। पैसोमीटर जेब की घड़ी की तरह उससे मिलता जुलता यंत्र होता है। सर्वेक्षक अपनी टांग में इस यंत्र को बांध लेता है और फिर दोनों बिंदु ए तथा बी के मध्य चलता है। ए तथा बी के मध्य चले गए कदमों की संख्या यंत्र के डायल पर आ जाती है, जिसे एक कदम की अनुमानित दूरी से गुना करके दोनों बिंदु ए तथा बी के मध्य दूरी ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से वो यंत्र जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप चलेंगे तो आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, गिन रहे थे, इसमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यंत्र के द्वारा वो गिन लिया जाता है, उसके डायल पर आ जाते हैं जो भी कदमों की संख्या होती है और एक कदम की अनुमानित दूरी से गुणा करके हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पैडोमीटर के द्वारा। तो इसका सिद्धांत बिल्कुल कदम मापी की तरह ही है, लेकिन इससे दूरी सीधे मीटर में आ जाती है। इसमें क्या होती है, दूरी क्या होगी आपकी सीधे मीटर में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है चक्कर मापी द्वारा। तो ओडोमीटर के द्वारा यह उपकरण भी छड़ी नुमा ही होता है। इस उपकरण को किसी घूमने वाले पहिए से संबद्ध कर दिया जाता है। पहिए को चलाने पर चक्कर मापी में पहियों के चक्कर की कुल संख्या दर्ज हो जाती है। चक्करों की संख्या को पहियों की परिधि से गुना करके दूरी निकाली जा सकती है। तो सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है सभी में। नेक्स्ट हमारा है चाल मापी के द्वारा। तो चाल मापी के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, स्पीडोमीटर। तो इसको प्रयोग करने की विधि तथा सिद्धांत बिल्कुल चक्कर मापी की तरह ही है, लेकिन चाल मापी में पहिए के स्थान पर सीधे दूरी ही दर्ज हो जाती है, पहिए नहीं दर्ज होंगे कि कितने पहिए चले, सीधे दूरी आपको बता दी जाएगी। सभी ऑटोमोबाइल जैसे स्कूटर, कार, ट्रक, बस आदि में यह उपकरण लगा होता है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी बाइक वगैरह तो चलाते ही हैं, जनरली सभी जो भी लड़कियां हो स्कूटी चलाती होंगी या फिर नहीं भी चलाती होंगी तो देखा होगा आपने। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो स्पीडोमीटर है, इसमें जो भी आपके बाइक या फिर जो भी स्कूटी है, जो भी चीजें हैं, उसके जो पहिए होते हैं उन पहिया को नहीं काउंट करता है कि कितने पहिया इसके घूमे हुए हैं, कितने पहिया जो इनके जो भी पहिए हैं, पहियों की संख्या को नहीं दर्शाता है, और डायरेक्ट इनकी दूरी को मीटर में दर्शाता है। होता है वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि जो भी बाइक है, स्कूटर, जो भी चीज़ें होती है उसमें जो दूरी आपको दर्शाई जाती है, दिखाई जाती है, वो स्पीडोमीटर की मदद से वो दूरी आपको दिखती है, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, जिससे दूरी आपके डायरेक्ट मीटर में वहाँ पर दर्ज हो जाती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्कूटर, कार आदि ले जाकर दूरी ज्ञात कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो आप बाइक या कार या फिर जो भी आपके स्कूटी वगैरह है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, अपना जो भी दूरी देख लीजिए पहले से कितनी उसमें दर्ज है, और यहाँ से यहाँ तक जैसे पूछे तो दूरी आपको मीटर में दिखा देगी कि कितनी उसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो दूरी आपको पता चल जाता है वहाँ पर मीटर में डायरेक्ट। तो जो भी बाइक वगैरह होते हैं सब में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, तो इसलिए उसमें दूरी आपको मीटर में डायरेक्ट दिख जाती है। नेक्स्ट हमारा जरी व फीते के द्वारा। ये आपके काम का है जो आप सर्वेइंग में यूज करते हैं। तो बाई चेन या टेप, दो बिंदुओं के मध्य दूरी नापने के लिए हम चेन या टेप का प्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से दूरी माप लेते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि आप जब भी फील्ड में या सर्वे का वर्क करते हैं तो वहाँ पर इनका यूज नहीं होता, स्पीडोमीटर, पैडोमीटर, पैसोमीटर, इन सभी चीज़ों का हम यूज नहीं करते। यहाँ पर हम जरीब और फीते का यूज करते हैं। जो भी जरीब किसको बोलते हैं, चेन को। चेन हम दूरी मापने के लिए करते हैं, जो भी आपके दूरियां मापी जाती है, और टेप का यूज भी हम दूरी मापने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसको दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। जो हम सर्वेइंग का काम करेंगे तो उसमें हम इन्हीं का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा मेथड है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि में क्या क्या चीज़ें होती है इसको हम देख लेते हैं। इस विधि में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किसी प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो अप्रत्यक्ष विधि होती है इसमें क्यों हम प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बीच में कुछ बाधाएं आ जाती होंगी, डायरेक्ट हम उनके दो जो पॉइंट है उनके बीच की दूरी नहीं मेजर कर सकते टेप के द्वारा, चेन के द्वारा, फिर पैदल चल के या फिर स्पीडोमीटर के द्वारा, बाइक वगैरह के द्वारा, तो हम अप्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि इसमें हम किसी प्रकाशीय यंत्र का, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं अप्रत्यक्ष विधि में।
तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है प्रकाशीय यंत्र विधि यानी कि बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो थियोलाइट के डायफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी होती हैं जिनकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी बगैर भूमि नापे ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें क्या है कि बिना हम टेप या चेन की मदद से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं तो उसकी मदद से हम ज्ञात कर लेते हैं बिना इनके टेप के द्वारा, चेन के द्वारा मेजर किए, बिना इनके स्पीडोमीटर के द्वारा। तो हम डायरेक्ट हम इस थियोलाइट की मदद से, इसमें क्या होता है डायफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं और जिनकी सहायता से कुछ मेथड इनके होते हैं, वो मेथड यूज करके और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं बिना इनकी भूमि को नापे। ठीक है, ये सभी आप आगे पढ़ेंगे सर्विंग सेकंड में डिटेल में थियोलाइट के बारे में। उसमें क्या होता है, थियोलाइट का जो टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होता है, उसमें एक आप देख सकते हैं ऐसे कुछ निशान बने होते हैं। अभी आप नहीं देखे होंगे तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, जब आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। इसी प्रकार से कुछ आपका ऑटो लेवल में भी बना होता है जिससे हम लेवलिंग करते हैं, तो ऑटो लेवल में ही आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार की व्यवस्था थियोलाइट में भी होती है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। अगर आपको थियोलाइट के बारे में देखना है तो आप थियोलाइट को जाके देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। सर्वेइंग की जो पिछले सेमेस्टर की वीडियो है उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है थियोलाइट के बारे में। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जो भी स्टाफ होता है, स्टाफ पर कुछ रीडिंग्स होती हैं वो पढ़ना जरूरी होता है, आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी भी रीडिंग पढ़ के बताई गई है, पहले से वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। पढ़ना जो आपका लेवलिंग में यूज होता है, इसी सेमेस्टर में आपका यूज होगा, आपका जो सर्विंग फर्स्ट है, तो इसको पढ़ना जरूरी है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा हमारा है विद्युत चुंबकीय किरणों के द्वारा। तो इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं। पहला हमारा है विद्युत प्रकाशीय उपकरण। इस प्रकार के उपकरण में प्रकाश की किरणों के द्वारा नापी जाती है जो भी दूरियां होती हैं। और दूसरा हमारा था माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा दो स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। तो ये दो उपकरण है, विद्युत चुंबकीय उपकरणों के द्वारा भी हम दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैकोमीटर के द्वारा, डिस्टोमीटर के द्वारा, स्टेडिया वायर द्वारा, दिक्सूचक द्वारा और थियोलाइट द्वारा। तो इन सभी का यूज करके भी हम दूरियां अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कोणीय मापन की विधियां। कोणीय मापन की कौन कौन सी विधियां हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। सर्वेक्षण कार्य करते समय रैखिक मापन के साथ कोणीय मापन भी लेने पड़ते हैं। तो यह कोणीय माप हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा वर्टिकल प्लेन दोनों में ही ली जा सकती है। कोणीय मापन के लिए निम्न उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन पढ़े, तो इंट्रोडक्शन में सारी चीजें हम पढ़े, रैखिक मापन, कोणीय मापन। लेकिन आगे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे फर्स्ट हमारा होगा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड हमारा हो गया चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में हम केवल चेन सर्वे के बारे में ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम सारी चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए कोणीय मापन में हम किन किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा दिक्सूचक अथवा कंपास, जिसको हम बोलते हैं, कंपास का यूज करके हम एंगल मेजर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा थियोलाइट, थियोलाइट की मदद से भी हम एंगल मेजर कर सकते हैं। और तीसरा हमारा बॉक्स एक्सटेंड, तो इसके माध्यम से भी हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ये आप तीन इंस्ट्रूमेंट जरूर याद करिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि अगर एंगल मेजर करना है सर्वेइंग में तो हम किन किन उपकरण का यूज करते हैं, तो ये तीन उपकरण आपके होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है, इसमें एक टॉपिक है नक्शा तथा अनुविक्षेप, यानी कि मैप एंड प्लान क्या होता है। इसके पहले आप प्लान वगैरह, मैप के बारे में तो पहले से सुनते आ रहे हैं। प्लान क्या होता है, प्लान आपका ड्राइंग में जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, सर्वे करके जो भी आप सीट पर ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लान। तो चलिए हम देखते हैं मैप और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैप यानी कि नक्शा, जब किसी बड़े सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे कागज या शीट पर दर्शाने के लिए, इसके पहले आप जो फर्स्ट ईयर का ड्राइंग पढ़े उसमें आरेख पढ़े होंगे, मापनी जो आपका होता है, तो उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड है कुछ ये। जब किसी बड़े सर्वेक्षण क्षेत्र को छोटे कागज या शीट पर दर्शाने के लिए पैमाना छोटा रखा जाता है, ठीक है, जो भी आपका पैमाना होगा, स्केल होगा, छोटा रखेंगे तो इससे हम नक्शा कहते हैं। उदाहरण के रूप में यूपी को एक छोटे कागज पर दर्शाने के लिए एक छोटा पैमाना मानकर संपूर्ण यूपी के क्षेत्र को दर्शाया जाता है, तो उसे हम नक्शा कहते हैं। जैसे पूरे यूपी का अगर हम बात करें तो यूपी को हम क्या करते हैं, एक छोटे कागज पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पैमाना इनका छोटा मानकर संपूर्ण यूपी को हम यूपी के क्षेत्र को दर्शाते हैं। यही हमारा नक्शा कहलाता है, मैप कहलाता है। लेकिन प्लान आपका क्या होता है, अनुविक्षेप क्या होता है। अभी आप ड्राइंग में पढ़े होंगे प्लान के बारे में। तो ड्राइंग में आप प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, तो प्लान आपका वही है, जब किसी छोटे क्षेत्र को
बड़ा दर्शाने के लिए पैमाना बड़ा माना जाता है तो उसे हम अनुविक्षेप कहते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक कैंपस को एक कागज पर दर्शाने के लिए बड़ा पैमाना मानकर दर्शाया जाता है तो उसे हम प्लान कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए यूपी का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, पूरा एक स्टेट के सभी पार्ट्स को अगर दिखाना है किसी एक कागज पर तो उसे हम क्या करेंगे, पैमाना छोटा मानेंगे, छोटा मानकर और पूरे यूपी के क्षेत्र को हम दर्शाते हैं। तो इसको हम नक्शा बोलते हैं, मैप बोलते हैं। यानी कि यूपी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यूपी बहुत बड़ा है किसके कंपेरिजन में, पॉलिटेक्निक कैंपस के कंपेरिजन में। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। जैसे एक पॉलिटेक्निक कैंपस का आपको बनाना है, ठीक है, सीट पर, और एक आपका यूपी के जितने पार्ट्स हैं उसको आपको दर्शाना है सीट पर। तो यूपी के पार्ट्स को सीट पर दर्शाने के लिए पैमाना छोटा मानते हैं और इसको एक सीट पर दर्शाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नक्शा। यानी कि यूपी एक बड़ा क्षेत्र है और जो पॉलिटेक्निक कैंपस है यूपी के कंपेरिजन में क्या है, छोटा है, एक कैंपस ही है पॉलिटेक्निक का। तो इसको हम अगर किसी सीट पर दर्शाना हो तो इसमें क्या करते हैं, पैमाना इसका बड़ा मानते हैं और बड़ा मानकर इसको हम सीट पे दर्शाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लान यानी कि अनुविक्षेप। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, किसे हम प्लान बोलते हैं, किसे हम मैप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नक्शे का सिकुड़ना। श्रिंकेज ऑफ मैप क्या होता है, तो वातावरण के बदलाव, तापमान परिवर्तन, आर्द्रता इत्यादि के कारण ड्राइंग शीट सिकुड़ती है। इस कारण ड्राइंग शीट पर खींची गई रेखाएं अर्थात नक्शे भी सिकुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में संख्यात्मक पैमाना सही माप नहीं पड़ेगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ड्राइंग शीट पर ही एक कोने में लेखा चित्रीय पैमाना यानी कि जो ग्राफिकल स्केल होता है इसको बना दिया जाता है, क्योंकि कागज के सिकुड़ने पर इस पर बना पैमाना भी इसी अनुपात में सिकुड़ेगा, अतः इसके द्वारा पढ़े गए माप सदा सही होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नक्शे का सिकुड़ना, श्रिंकेज ऑफ मैप। जैसे मान लीजिए कोई भी नक्शा है, इस पर कोई भी ड्राइंग आपकी बनी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे ही आपका वातावरण का जो प्रभाव होता है, वातावरण का बदलाव होता है, तापमान परिवर्तन होता है, आर्द्रता वगैरह होती है, तो इसके कारण क्या होती है कि सीट आपकी कुछ सिकुड़ती है। तो सीट सिकुड़ी, जैसे मान लीजिए इसका मेजरमेंट यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर 15 मीटर है, यहाँ पर 20 है। तो सीट जैसे आपका सिकुड़ेगी तापमान परिवर्तन के कारण, तो आपका ड्राइंग भी क्या होगा, छोटी हो जाएगी ड्राइंग। लेकिन जो आपका मेजरमेंट लिखा हुआ मेजरमेंट तो वही रहेगा। तो जब आप मेजर करेंगे तो उतनी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी, कुछ कम ज़्यादा आएगी। तो अगर आपको पहले से कोई स्केल नहीं माने हैं इसको सिकुड़ने के लिए, जो भी आपका नक्शा सिकुड़ता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो भी ड्राइंग सिकुड़ती है तो कितना सिकुड़ेगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेखाचित्रीय पैमाना हम बना देते हैं ड्राइंग शीट पर एक कोने में। तो जिसके हिसाब से अगर आपका नक्शा अगर सिकुड़ता है तो उसी के हिसाब से जो आपका ड्राइंग होगी वो भी सिकुड़ेगी। तो वहाँ से हमको ज्ञात हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके फर्स्ट चैप्टर के, जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर था सर्वेइंग का। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा चैप्टर है वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा, जो आपका सेकंड चैप्टर होगा चेन सर्वे का। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा जितने भी टॉपिक होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो भी आपका पर्पस था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आपके सर्वेइंग का कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे। 2 ऑब्जेक्ट थे आपके, 2 उद्देश्य हैं। पहला आपका क्या था, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहले ही हमने बोला था कि आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।